नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। पर्यावरण पारिस्थितिकी में आज नया चैप्टर मैंने शुरू किया है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित संगठन एवं सम्मेलन, ऑर्गेनाइजेशन एंड कन्वेंशंस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। तो ये नया चैप्टर है और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। इस चैप्टर से संबंधित जो मैंने प्रश्न तैयार किए हैं उसको शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। तो पहला कथन देखते क्या है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1972 में स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। यूनाइटेड नेशन द्वारा 1972 में 1972 में स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। दूसरा है, मानव पर्यावरण के संवर्धन एवं संरक्षण हेतु विश्व के लोगों को एक साझा दृष्टिकोण एवं एक साझा सिद्धांत अपनाने को कहा गया। इसमें क्या कहा गया, मानव पर्यावरण के संवर्धन और संरक्षण हेतु क्या किया गया कि विश्व में जो लोग हैं उनको एक साझा दृष्टिकोण और एक साझा सिद्धांत अपनाने के लिए लोगों को कहा गया। ये दोनों कथन है और ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन भी इसे कहते हैं के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। तो देखते हैं, यूएनईपी द्वारा प्रथम वैश्विक मानव पर्यावरण सम्मेलन, जो कि स्टॉकहोम के बारे में बोल रहा है, सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए ये जो 1972 में स्टॉकहोम में जो सम्मेलन हुआ था उसी की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए बोल रहा है हेतु वर्ष 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो यही जो 1972 में यूनाइटेड नेशन द्वारा 1972 में स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था, उसी की 20वीं वर्षगांठ कब मनाई गई, 1992 में। और जो जिसे हम अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं, रियो समिट के नाम से भी जानते हैं और पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन के नाम से उसे जानते हैं, और पर्यावरण विकास एवं संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के नाम से भी उसे जानते हैं। उसी की 20वीं वर्षगांठ यूएनईपी द्वारा प्रथम वैश्विक मानव पर्यावरण सम्मेलन जो स्टॉकहोम सम्मेलन था उसी की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये पहला कथन है। दूसरा है, इसका आधिकारिक नाम पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूएनसीईडी है। इसका आधिकारिक नाम क्या है, यूएनसीईडी, पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। तीसरा है, पर्यावरण संरक्षण के मुद्दों पर चर्चा, उनका समाधान निकालना, जिसमें वैश्विक तापन, संपोषणीय विकास, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों का संरक्षण आदि मुद्दे प्रमुख थे। तो इसमें जो मुद्दे थे वो कौन कौन से थे, पर्यावरणीय संरक्षण के मुद्दों पर चर्चा करना और उनका समाधान भी निकालना। चर्चा करने के बाद जो मतलब वो थी समस्याएं थी उनका समाधान निकालना, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन और संपोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और उष्ण कटिबंधीय वर्षावन और संरक्षण आदि मुद्दे प्रमुख थे। और ये सभी कथन बिल्कुल सही है। तो 1972 में जो पहला सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम में, सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस, उसी की 20वीं वर्षगांठ 1992 में रियो डी जेनेरो में मनाई गई। ब्राजील का शहर है और इसीलिए इसे रियो समिट भी बोला जाता है, इसे अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है, इसे यूएनसीईडी, इसका एक आधिकारिक नाम भी है यूएनसीईडी, पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। तो ये इसके बारे में ये कथन थे और ये सभी कथन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से आप लोग कई बार इसे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तीसरा प्रश्न, पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा जारी दस्तावेज में शामिल, जो पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूएनसीईडी था उसके दस्तावेजों में क्या क्या शामिल था ये देखते हैं। पहला था पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा इसी की थी, क्योंकि ये रियो डी जेनेरो में हुआ था तो इसे रियो घोषणा के नाम से भी जाना जाता है। तो पर्यावरण एवं विकास पर
रियो घोषणा पत्र। दूसरा है एजेंडा 21, एजेंडा 21 भी लागू किया गया था यहाँ पे। और जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन। चौथा है जैव विविधता पर कन्वेंशन। और पांचवा है मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु कन्वेंशन। ये सभी इसमें शामिल था, इसके दस्तावेजों में ये सभी शामिल था। पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा पत्र, एजेंडा 21 और जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन और जैव विविधता पर कन्वेंशन और मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु कन्वेंशन, ये सभी इसमें इसके दस्तावेजों में शामिल था। अगला देखते हैं, 3 सिस्टर कन्वेंशन। 3 सिस्टर कन्वेंशन की उत्पत्ति हुई, किसमें हुई? UNFCCC, क्योटो प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, स्टॉकहोम। तो ये जो रियो सम्मेलन हुआ था 1992 में, अर्थ समिट था, यहीं पर ही इसकी उत्पत्ति हुई थी। 3 सिस्टर कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, 3 सिस्टर कन्वेंशन 3 सिस्टर कन्वेंशन के अंतर्गत शामिल है। तो हमें इसे जानना चाहिए कि इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल है। पहला है जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन। इसका उद्देश्य जलवायु तंत्र के साथ मानवीय हस्तक्षेप को रोकना। पहला था इसमें 3 सिस्टर, मतलब कि पहला ये था जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन। तो इसमें क्या था? इसका उद्देश्य ये था, जलवायु परिवर्तन पर जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन था, इसका उद्देश्य था जलवायु तंत्र के साथ मानवीय हस्तक्षेप को रोकना। दूसरा है जैव विविधता पर कन्वेंशन, ये दूसरा था जैव विविधता पर कन्वेंशन 1980। तो इसमें था 1980 के दशक में UNEP के सदस्यों ने जैव विविधता संरक्षण कार्य से संबद्ध ड्राफ्ट तैयार किया। इसमें दूसरे वाले में ये जो दूसरा था, पहला तो ये था जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन, दूसरा था जैव विविधता पर कन्वेंशन 1980 के दशक में। इसमें क्या किया, UNEP के जो सदस्य थे उन्होंने जैव विविधता संरक्षण कार्य से संबंधित एक ड्राफ्ट तैयार किया तथा इसे 1992 पृथ्वी सम्मेलन में विभिन्न देशों के समक्ष हस्ताक्षर हेतु रख गया। तो इसे ये जो ड्राफ्ट तैयार किया था, इसको जब 1992 का रियो सम्मेलन हुआ था, वहां पर इसे जो देश थे उनके हस्ताक्षर के लिए रखा गया तथा यही हस्ताक्षरित ड्राफ्ट जैव विविधता पर सम्मेलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय समझौता कहलाए और यही अंतर्राष्ट्रीय समझौता कहलाए। दूसरा है, तीसरा है मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु कन्वेंशन। वर्ष 1977 में UNCOD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ डिजर्टिफिकेशन ने एक पैक्ट अपनाया और इसके पश्चात UNEP ने कुछ स्थानीय सफलताओं को छोड़कर शुष्क, उपशुष्क, सूखा, उप आर्द्र क्षेत्र के भूमि अपघटन समस्या और गहन हुई है। तो इसमें क्या हुआ, तीसरा वाला जो था कि मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु कन्वेंशन वर्ष 1977 में हुआ और इसमें क्या हुआ कि एक पैक्ट अपनाया गया और इस पैक्ट को अपनाने के बाद UNEP ने क्या किया कि जो कुछ स्थानीय सफलताएं थी उनको छोड़कर शुष्क, उपशुष्क और सूखा और उप आर्द्र क्षेत्र में भूमि अपघटन समस्या और गहन हुई है, ये बताया। तो ये तीनों ही 3 सिस्टर कन्वेंशन के ये तीनों ही अंतर्गत आते हैं जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन, ऐसे शॉर्ट में याद रखिए। दूसरा है जैव विविधता पर कॉन्फ्रेंस 1980 के दशक में और तीसरा था मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए कन्वेंशन 1977 में। तो ये याद रखिएगा, 3 सिस्टर कन्वेंशन के अंतर्गत ये तीनों शामिल थे, जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन और जैव विविधता पर कॉन्फ्रेंस। इसमें ड्राफ्ट तैयार किया गया था और वही ड्राफ्ट जो है जो देश थे उनके आगे रखा गया हस्ताक्षर के लिए और यही हस्ताक्षरित ड्राफ्ट जैव विविधता पर सम्मेलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय समझौता कहलाया और मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए 1977 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ डिजर्टिफिकेशन ये और एक पैक्ट भी अपनाया गया। तो ये 3 सिस्टर कन्वेंशन में ये तीनों ही शामिल थे। अगला देखते हैं, इसकी उत्पत्ति रियो सम्मेलन में ही हुई थी। अगला है UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो UNFCCC यानी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखते हैं क्या है। यह जलवायु परिवर्तन पर प्रथम बहुपक्षीय कन्वेंशन था।
ये जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज पर ये पहला बहुपक्षीय कन्वेंशन था, ये बोल रहा है UNFCCC के बारे में। दूसरा है 1992 में 1992 के सम्मेलन में जो रियो में हुआ था, रियो डी जेनेरो में, उसी के बारे में कह रहा है कि 1992 के सम्मेलन से संबंधित देश UNFCCC में शामिल हो गए और यह सम्मेलन मार्च 1994 से कार्य करने लगा, यानी 1994 से ये कार्य करने लगा UNFCCC। और जो रियो समिट हुआ था उस सम्मेलन में जो संबंधित देश थे वो इसमें शामिल हो गए UNFCCC में, और ये काम कब से करने लगा? 1994, मार्च 1994 से ये काम करने लगा। तीसरा है जिन 197 मतलब 197 देशों ने कन्वेंशन को सत्यापित किया वे पार्टीज टू द कन्वेंशन कहलाते हैं, जबकि 165 देश हस्ताक्षरकर्ता बने। इसमें वे देश जो 197 देश थे जो कन्वेंशन को सत्यापित किए वो पार्टीज टू द कन्वेंशन कहलाए, और बाकी जो 165 देश है वो हस्ताक्षरकर्ता। अगला है कि इसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को आदर्श बनाते हुए कुछ निश्चित नियम को अपनाया गया तथा इस कन्वेंशन का अंतिम उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता को स्थिर करना और जलवायु परिवर्तन के साथ खतरनाक मानवीय हस्तक्षेपों को रोकना। तो ये UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में ये सभी कथन बिल्कुल सही हैं। ध्यान रखिएगा, ये जलवायु परिवर्तन पर प्रथम बहुपक्षीय कन्वेंशन था। 1992 यानी रियो समिट के संबंधित जो देश थे इसमें शामिल हो गए और ये काम करने लगा 1994 से, और 197 देश ने कन्वेंशन को सत्यापित किया जो कि पार्टीज टू द कन्वेंशन कहलाए, और बाकी 165 देश हस्ताक्षरकर्ता बने। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को जो कि ओजोन से संबंधित था, जानना चाहिए आप लोगों को, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को आदर्श बनाते हुए इसने कुछ नियम को अपनाया और इस कन्वेंशन का अंतिम उद्देश्य था कि ग्रीन हाउस गैस, गृह हरित गैस की सांद्रता को स्थिर करना और जलवायु तंत्र के साथ खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप को रोकना। ये UNFCCC के संदर्भ में कथन थे और सभी कथन बिल्कुल सही हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करें। पहला है हरित गृह गैसों के उत्सर्जन स्रोत विकसित औद्योगिक देश रहे हैं। जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन स्रोत रहा है वो ये कह रहा है कि विकसित औद्योगिक देश है वे हैं, ये NX 1 के देश कहलाए। और NX 1 के देश मतलब जो विकसित देश हैं तो उन्हीं को NX 1 कहा जाता है, देश कहलाए। एवं ये OECD से संबंधित है, और ये किससे संबंधित है? OECD से संबंधित है। दूसरा है UNFCCC के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन पर कार्यवाही हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर विकासशील देशों में समर्थन देने हेतु औद्योगिकृत देश राजी हुए। और जो UNFCCC है उसके अंतर्गत जलवायु परिवर्तन पर कार्यवाही करने के लिए वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करने के लिए विकासशील देशों में समर्थन देने हेतु औद्योगिकृत देश राजी हुए। औद्योगिकृत देश मतलब ये जो विकसित औद्योगिकृत देश है जिनको ये बोल रहा है कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन स्रोत यही रहे हैं, NX 1 के देशों के बारे में ये बोल रहा है। तीसरा है UNFCCC एवं क्योटो प्रोटोकॉल को सचिवालय द्वारा सेवा प्रदान की जाती है, और यह सचिवालय अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन समझौते में सम्मिलित सभी संस्थानों को समर्थन देता है। UNFCCC और क्योटो प्रोटोकॉल को सचिवालय द्वारा सेवा प्रदान की जाती है, और ये जो सचिवालय है अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन समझौते में सम्मिलित सभी संस्थानों को समर्थन देता है। तथा कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज और कॉन्फ्रेंस मीटिंग ऑफ पार्टीज की तरह कार्य करता है, और ये जो सचिवालय है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी एंड कॉन्फ्रेंस मीटिंग ऑफ पार्टीज की तरह कार्य करता है। चौथा है मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ पहल भी इसके द्वारा प्रवर्तित की गई तथा UNFCCC 1994 के कार्य शुरू करने के पश्चात वर्ष 1995 में इसका प्रथम सम्मेलन बर्लिन में हुआ। मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ पहल भी इसके द्वारा ही प्रवर्तित की गई, और UNFCCC जो कि हमने पिछले प्रश्न में देखा कि ये स्टार्ट किया था काम करना 1994 से, तो शुरू करने के पश्चात वर्ष 1995 में इसका प्रथम सम्मेलन बर्लिन में हुआ।
अगला है वर्ष 1995 बर्लिन में हुए सम्मेलन में देशों द्वारा जलवायु परिवर्तन के प्रति वैश्विक जवाबदेही की मजबूती प्रदान करने हेतु समझौतों को लाया गया तथा इसे वर्ष 1997 के कॉप 3 में अपनाया गया, जो UNFCCC का क्योटो प्रोटोकॉल कहलाया। तो ये UNFCCC से संबंधित जो कथन थे कि हरित गृह गैसों के उत्सर्जन, इसने ये बताया कि जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है उसका स्रोत विकसित औद्योगिक देश हैं और यही NX 1 देश कहलाए और ये OECD से संबंधित है। और ये कह रहा है UNFCCC के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर विकासशील देशों में समर्थन देने के लिए ये जो औद्योगिकृत देश हैं जो कि हरित गृह गैसों के उत्सर्जन स्रोत भी हैं, ये राजी हुए उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए। और UNFCCC और क्योटो प्रोटोकॉल को सचिवालय द्वारा सेवा प्रदान की जाती है और ये जो सचिवालय अंतरराष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन समझौते में सम्मिलित सभी संस्थानों को समर्थन देता है, ना कि केवल इन देशों को, और कॉप और कॉन्फ्रेंस मीटिंग ऑफ पार्टीज की तरह कार्य करता है ये सचिवालय। और अगला है कि मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाव पहल भी इसके द्वारा ही प्रवर्तित हुआ। इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा क्लाइमेट न्यूट्रल नाव। और UNFCCC 1994 से कार्य शुरू करने के पश्चात 1995 में इसका पहला सम्मेलन जो UNFCCC का हुआ वो बर्लिन में हुआ, याद रखिएगा। और 1995 में बर्लिन में जब ये सम्मेलन हुआ तो जलवायु परिवर्तन के प्रति वैश्विक जवाबदेही की मजबूती प्रदान करने के लिए समझौते को लाया गया और 1997 में कॉप 3 में अपनाया गया इसे, जो UNFCCC का क्योटो प्रोटोकॉल कहलाया। सभी कथन बिल्कुल सही है। तो क्योटो प्रोटोकॉल कैसे आया आप समझ गए होंगे। तो अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। पहला है क्योटो प्रोटोकॉल UNFCCC से जुड़ा एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। अभी हमने बताया कि कॉप 3 की तरह इसे अपनाया गया था और जो UNFCCC का पहला सम्मेलन था वो बर्लिन में हुआ था 1995। तो ये कह रहा है कि जो ये क्योटो प्रोटोकॉल है UNFCCC से जुड़ा एक अंतरराष्ट्रीय समझौता बिल्कुल सही है, जो अंतरराष्ट्रीय रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों को पार्टियों हेतु प्रतिबद्ध करता है। तो इसका ये जो है बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों को पार्टियों हेतु प्रतिबद्ध करता है। पहला कथन ये है। दूसरा है ये जापान के क्योटो शहर है वहां पे जापान में, क्योटो शहर में 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया परंतु 16 फरवरी 2005 से कार्यशील हुआ। अपनाया तो ये 11 दिसंबर 97 को, लेकिन ये लागू कार्यशील कब से हुआ 2005 से। इस प्रोटोकॉल के क्रियान्वयन से संबंधित विस्तृत नियम को मराकेश यानी मराकेश 2001 के कॉप 7 में अपनाया गया था, जिसे मराकेश समझौता भी कहते हैं। तो ये जापान के उसमें ये तो आपको पता चल गया कि जो क्योटो था वो 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया और कार्यशील कब से हुआ फरवरी 2005 से। और ये जो प्रोटोकॉल था यानी क्योटो प्रोटोकॉल, इसके क्रियान्वयन से संबंधित विस्तृत नियम को मराकेश यानी 2001 में कॉप 7 हुआ था, अपनाया गया था, उसमें मराकेश समझौता उसी को मराकेश समझौता कहते हैं। तो विस्तृत नियम को मराकेश 2001 के कॉप 7 में अपनाया गया था। तीसरा है वायुमंडल में वर्तमान ग्रीन हाउस गैस के उच्च स्तर हेतु सभी देश उत्तरदायी हैं, किंतु औद्योगिक देश मुख्य रूप से जिम्मेदार है। और यही बात पिछले में UNFCCC भी बोला है कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन स्रोत कौन है, जो है विकसित औद्योगिक देश ही है। तो यही ये भी कह रहा है कि वायुमंडल में वर्तमान में ग्रीन हाउस गैस के उच्च स्तर हेतु सभी देश उत्तरदायी, लेकिन औद्योगिक देश मुख्य रूप से जिम्मेदार है। प्रोटोकॉल ने इस सिद्धांत साझा परंतु विभेदी जिम्मेदारियों के अंतर्गत विकसित देशों पर उत्तरदायित्व की भारी जिम्मेदारी डाली। तो ये तीसरा कथन है। चौथा है क्योटो की प्रथम प्रतिबद्धता अवधि 2008 से शुरू एवं 2012 में समाप्त हुई, जबकि
द्वितीय प्रतिबद्धता जो थी जनवरी 2013 से शुरू हुई और दिसंबर 2020 में खत्म होगी। तो पहली कौन सी थी? प्रथम प्रतिबद्धता क्योटो की, वो 2008 से 2012 तक, और दूसरी जो है 2013 से, और जो दिसंबर 2020 में खत्म होगी। चौथा है कि पांचवा है एनेक्स 1 यानी विकसित देश के एनेक्स 1 के देशों को 2008 से 12 के बीच अपनी ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 1990 के स्तर से 5.2% 5.2% की कटौती करनी थी। तो इसे ये ध्यान रखिएगा कितनी करनी थी? 2008 से 12 के बीच में अपनी जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करनी थी वो 1990 के स्तर से 5.2% की कटौती करनी थी। अगला है क्योटो के अंतर्गत उत्सर्जन कमी लाने के लिए उत्सर्जन कटौती प्रतिबद्धता और लचीला बाजार तंत्र दो तरीके हैं। तो क्योटो के अंतर्गत उत्सर्जन में कमी लाने के लिए दो प्रतिबद्धताएं हैं। एक तो ये कि उत्सर्जन कटौती प्रतिबद्धता और दूसरा है लचीला बाजार तंत्र। ये दो तरीके हैं इसकी उत्सर्जन में कमी लाने के लिए क्योटो के अंतर्गत कि उत्सर्जन कटौती प्रतिबद्धता और दूसरा है लचीला बाजार तंत्र। ये दोनों तरीके हैं उत्सर्जन में कमी लाने के लिए और ये सभी कथन बिल्कुल सही हैं। उम्मीद करती हूँ कि जो मैं प्रश्न बना रही हूँ जिस भी टॉपिक से उससे अगर कोई भी प्रश्न आए तो आपका कोई भी प्रश्न आप अच्छे से उसका उत्तर दे पाए, वो छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि मैं जो भी टॉपिक होता है जैसे ये क्योटो है तो इससे संबंधित जितना भी है, जितने भी सम्मेलन में क्या क्या चीजें इसमें थी, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज कहाँ पे आया, कैसे हुआ, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें रखी गई, इसका पीरियड कितना था, तो ये सभी डाल दिया है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित था। अगला प्रश्न है, देखते हैं इसमें हम क्या देखेंगे, एनेक्स 1, एनेक्स 2, एनेक्स 3। इसमें हम देखेंगे कि ये कौन से, इसमें इनके बारे में जानते हैं। तो पहला है एनेक्स 1। इसके अंतर्गत ऐसे विकसित देश शामिल हैं जो 1992 के समय OECD के सदस्य थे। साथ ही वे देश जिनकी अर्थव्यवस्था उस समय संक्रमण से गुजर रही थी। अभी पिछले प्रश्न में भी आपने देखा था एनेक्स 1 यानी विकसित देश। तो ये जो अर्थ समिट हुआ था उस समय जो OECD के सदस्य थे और साथ में वे देश जिनकी अर्थव्यवस्था, जिनकी जो इकोनॉमी थी वो एक संक्रमण से गुजर रही थी, तो एनेक्स 1 में वे शामिल होते हैं। दूसरा है एनेक्स 2 के अंतर्गत एनेक्स 1 के OECD देश यानी एनेक्स 2 में भी एनेक्स 1 के यानी जो विकसित देश है वो शामिल होंगे, OECD के देश शामिल होंगे, लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था संक्रमण काल से नहीं गुजरी हो। वे देश शामिल होंगे एनेक्स 2 में एनेक्स 1 के जिनकी अर्थव्यवस्था संक्रमण काल से गुजरी ना हो। इस श्रेणी के देशों को सहायता विकासशील देशों की ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने संबंधी गतिविधियों में मदद करनी होती है। तो इस श्रेणी के जो देश है वो क्या करते हैं, सहायता, वित्तीय सहायता विकासशील देशों की जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने संबंधी गतिविधियां हैं उसमें मदद करने के लिए वित्तीय सहायता देना होता है, तो इस श्रेणी में आते हैं। तीसरा है एनेक्स 3। एनेक्स 3 के अंतर्गत ज्यादातर विकासशील देश जिन पर जलवायु परिवर्तन का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इन देशों में कन्वेंशन के तहत तकनीकी हस्तांतरण, निवेश और ऐसी गतिविधियों के आयोजन पर जोर दिया गया है जिससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से होने वाले प्रभावों से बचाया जा सके। ये तीसरा कथन है। तो एनेक्स 3 में क्या आ गया कि इसमें विकासशील देश आते हैं जिन पर जो क्लाइमेट चेंज है उसका सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और उनको इस कन्वेंशन, ये जो कन्वेंशन हुआ है उसके तहत तकनीकी हस्तांतरण और निवेश यानी इन्वेस्टमेंट और ऐसी गतिविधियों के आयोजन पर जोर दिया जाए ताकि इन विकासशील देशों में जो एनेक्स 3 के अंतर्गत आते हैं इन पर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से होने वाले जो प्रभाव है उनसे बचाया जा सके इन देशों को। तो ये तीनों था, हमने डिफरेंस बता दिया एनेक्स 1, एनेक्स 2, एनेक्स 3 के बारे में और ये तीनों ही कथन। तो इसमें हमें बताना है क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत सदस्य देशों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। ये जो क्योटो प्रोटोकॉल था इसी में ही जो सदस्य देश थे उनको 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था, एनेक्स 1, एनेक्स 2, एनेक्स 3। इसी को मैंने बता दिया। तो ये सभी कथन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं।
आखिरी प्रश्न है, क्योटो के अंतर्गत उत्सर्जन में कमी हेतु लचीला बाजार तंत्र एवं एक तरीका है, इसके संदर्भ में सत्य कथन है। अभी पिछला हमने देखा था कि क्योटो के अंतर्गत उत्सर्जन में कमी के लिए दो तरीके थे, तो ये था लचीला बाजार तंत्र के बारे में। तो इसके संदर्भ में क्या कथन सही है? पहला है, लचीले बाजार तंत्र के अंतर्गत 3 तरह के तंत्र सम्मिलित होते हैं। तो इस लचीला बाजार तंत्र, इसके अंतर्गत क्या 3 तरह के तंत्र सम्मिलित हैं। अंतरराष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार क्योटो के अंतर्गत ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन एक नए रूप में उभरा, जिसे लचीले बाजार तंत्र के अंतर्गत व्यापार योग्य बना दिया गया। क्योटो के अनुच्छेद 17 में उत्सर्जन व्यापार का उल्लेख है। तो ये पहला है, ये जो लचीले बाजार तंत्र के अंतर्गत तीन तरह के तंत्र सम्मिलित है। तो पहला ये है कि अंतरराष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार क्योटो के अंतर्गत जो ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का एक नया रूप उभरा, इसी को लचीले बाजार तंत्र के अंतर्गत क्या किया गया, व्यापार के योग्य बना दिया गया। और इसका ये जो व्यापार योग्य बनाया गया है, इसका उल्लेख कहाँ पे है? अनुच्छेद 17 में उत्सर्जन व्यापार का उल्लेख है, क्योटो के अनुच्छेद 17 में। दूसरा है स्वच्छ विकास तंत्र, यह क्योटो के अनुच्छेद 12 में वर्णित इसे विकसित और विकासशील देशों के बीच अपनाया और इसके तहत उत्सर्जन कटौती या उत्सर्जन नियंत्रण हेतु प्रतिबद्ध कोई विकसित देश या कंपनी अन्य विकासशील देशों में उत्सर्जन कटौती वाले प्रोजेक्ट में निवेश कर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकती है। तो इसमें क्या है कि जो दूसरा वाला है, दूसरा जो तंत्र है, इसमें है स्वच्छ विकास तंत्र। तो इसमें क्या है, ये इसका उल्लेख जो है क्योटो के अनुच्छेद 12 में है और इसमें क्या है, विकसित और विकासशील देशों ने इसे अपनाया। इसके तहत क्या है कि उत्सर्जन कटौती और उत्सर्जन नियंत्रण के लिए कोई भी विकसित देश या कंपनी जो अन्य विकासशील देश है उसमें उत्सर्जन कटौती वाले जो प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे उसमें इन्वेस्टमेंट करके कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकता है। तीसरा तरीका है संयुक्त क्रियान्वयन, यह क्योटो के अनुच्छेद 6 में वर्णित है, के तहत उत्सर्जन कटौती एवं नियंत्रण हेतु प्रतिबद्ध विकसित देशों को दूसरे विकसित देश में उत्सर्जन कटौती या उत्सर्जन निष्कासन परियोजना में निवेश द्वारा उत्सर्जन कटौती इकाई उपार्जित करने की अनुमति प्रदान करता है। तो तीसरा ये था कि संयुक्त क्रियान्वयन, यह क्योटो के अनुच्छेद 6 में वर्णित है। इसके तहत क्या है, संयुक्त क्रियान्वयन के तहत इसमें क्या है, उत्सर्जन कटौती और उस पे कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए क्या करना है, प्रतिबद्ध विकसित देश क्या करेगा, दूसरे जो विकसित देश है उसमें उत्सर्जन कटौती और उत्सर्जन निष्कासन परियोजना में इन्वेस्टमेंट द्वारा क्या करेगा, उत्सर्जन कटौती इकाई उपार्जित करने की अनुमति प्रदान करता है। तो ये सभी कथन बिल्कुल सही हैं। ये था क्योटो के अंतर्गत उत्सर्जन कमी हेतु जो लचीला बाजार तंत्र था, उसके जो सब पॉइंट्स थे लचीले बाजार तंत्र के, उन तीनों को हमने देख लिया। लचीला बाजार तंत्र एक तरीका है क्योटो के अंतर्गत उत्सर्जन में कमी लाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये और मैं कोशिश करूंगी इसे और बेहतर तरीके से अच्छे प्रश्नों को तैयार करूं जिससे आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।